हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविक सोसाइटी। और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 4th, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंस्टीट्यूशन सारे काम करते हैं, कैसे मेजर डिसीजन लिए जाता है, और अगर इन केस डिस्प्यूट हो रहे हैं तो वो रिजॉल्व कैसे होता है, और कैसे सारा इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और कैसे सारा इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का काम प्रोसेस करता है। हम यहाँ पे एक डिस्कस करेंगे कैसे सारा मेजर डिसीजन लिया जाता है। उसमें हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे जिसमें बोला जा रहा है कि 27% ऑफ रिजर्वेशन जो दिया जाएगा SC BC कम्युनिटी को दिया जाएगा, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। इसमें सारे गवर्नमेंट पोस्ट और सर्विसेज पे रिजर्वेशन मिलेगा। बट ये कोई नया क्राइटेरिया नहीं था, इसके पहले भी दो क्राइटेरिया थे जिसमें जॉब बेनिफिट्स मिलता था, जिसमें कि SC कम्युनिटी और ST कम्युनिटी इंक्लूडेड थे। और एक थर्ड क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि SC BC कम्युनिटी का है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैसे सारे मेजर डिसीजन लिए जाते हैं। तो कोई भी डिसीजन सिंगल आदमी के से तो नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ, फिर पूरा पार्लियामेंट होता है जो डिसीजन लेता है। अब इस डिसीजन लेने के पहले एक के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979 ने, जिसको हेड करा था BB मंडल ने, और इसको एज अ मंडल कमीशन से भी जाना जाता है। तो इसके लिए बोला गया था कि आइडेंटिफाई करने के लिए क्राइटेरिया, जिससे कि SC BC कम्युनिटी का पता चले और कुछ इनके लिए एडवांसमेंट के लिए स्टेप्स बताया जाए। तो एक रिपोर्ट आया 1980 में, जिसमें कि बोला गया कि 27% रिजर्वेशन देना चाहिए उनको। अब ये इम्प्लीमेंट इतनी जल्दी नहीं हुआ था। अब इसके लिए सेकंड इलेक्शन में बोला गया था कि अगर हम जीतेंगे तो हम अपने मैनिफेस्टो में इसको लाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एज जनता पार्टी जीती और उसके लीडर बने BP सिंह प्राइम मिनिस्टर। तो उसके बाद उन्होंने डिस्कस करा, कैबिनेट मीटिंग करी, उसके बाद जाके ये डिसीज़न इम्प्लीमेंट हुआ। अब इस डिसीज़न के कारण बहुत ज़्यादा डिफरेंट ओपिनियन आया, प्रोटेस्ट होने लग गया, सबका ओपिनियन बहुत अलग था कि अरे ये तो इनइक्वालिटी हो रही है या बहुत कुछ। तो हमारा मेजर टॉपिक ये नहीं है कि हम इसको डिस्कस करें, हमारा टॉपिक ये है कि कैसे डिसीज़न लिए जाते हैं। अब इस डिसीज़न के बाद, बहुत सारे प्रोटेस्ट होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीज़न बोला, कुछ मॉडिफिकेशन करने को बोला, जिसमें बोला था उन्होंने कि जो भी वेल टू डू बैकवर्ड क्लासेस है उनको इस चीज़ का बेनिफिट ना मिल के जो बाकी जिनको ज़रूरत है उनको मिले। हम डिस्कस करेंगे कि क्यों पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नीडेड है। अब गवर्नमेंट को बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ काम देखने होते हैं, जैसे कि उनके उनके पास सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, फिर हेल्थ को देखना होता है, और भी बहुत सारे टास्क होते हैं। तो इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन नीडेड है जो रूल्स बनाए, रेगुलेट करे और उसको इम्प्लीमेंट करे, और अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सेटल डाउन करे। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए रूल्स भी लेट डाउन कर रखे हैं कि ये इंस्टीट्यूशन वर्क कैसे करेगा। इसमें सबसे पहले होते हैं प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिसमें कि वो रूल्स बनाते हैं, उसको कहते हैं लेजिस्लेचर। अब उसके बाद आते हैं सिविल सर्वेंट्स, और ये सब जो रूल अपॉइंट करते हैं उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। अब जो भी इनके डिस्प्यूट आ रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस करने होते हैं तो वो करते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसको कहते हैं जुडिशरी। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पार्लियामेंट काम करता है और कैसे पार्लियामेंट का क्या नीड है। तो पार्लियामेंट एक असेंबली होता है जिसमें कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं और हमारे बिहाफ पे रूल्स बनाते हैं। नेशनल लेवल असेंबली को कहते हैं पार्लियामेंट, एंड स्टेट लेवल को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो पार्लियामेंट एक फाइनल अथॉरिटी होता है जहाँ पे सारे रूल्स बनते हैं, जिसको कहते हैं लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे वो एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज किया जा सकता है, या कोई नया लॉ बना सकते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग लॉ था उसको हटा सकते हैं, या उसके बिहाफ पे कोई नया रूल्स बना सकते हैं। अब जो भी पार्टी मेजोरिटी में रहती है वो पार्लियामेंट का सपोर्ट इंजॉय करती है। अब पार्लियामेंट कंट्रोल करते हैं सारे मनी गवर्नमेंट का। अब फिर वो बजट के द्वारा सारे मनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कहाँ पे किसको कितना मनी दिया जाए। अब पार्लियामेंट एक हाईएस्ट फोरम होता है जहाँ पे डिस्कशन और डिबेट्स होते हैं नेशनल पॉलिसीज पे, और उस पर डिसीजन लिया जाता है। अब हमारा पार्लियामेंट दो हाउसेस में डिवाइड होता है, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होता है, ऑल्दो वो दोनों में से किसी भी हाउस से बिलोंग नहीं करती है, बट स्टिल लॉ मेकिंग में उनका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, इसलिए उनको पार्लियामेंट का मेंबर कहा जाता है। लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इसलिए उनके पास एक स्पेशल पावर होता है। जैसे कि अब कोई भी ऑर्डिनरी बिल है तो दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए,
बट अगर इन केस डिस्प्यूट हो रहा है तो एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है जिसमें कि दोनों हाउसेस के मेंबर्स साथ बैठ के डिसीजन लेते हैं। जैसे कि पता है कि लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा होते हैं तो वो इवेंचुअली लोकसभा के फेवर पे वो बिल पास होता है। अब मनी मैटर में लोकसभा के पास ज्यादा पावर होता है क्योंकि लोकसभा में ही कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा। राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है, और अगर कर सकती है तो 40 डे तक बस डिले कर सकती है, और या तो फिर जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा पे होते हैं। अब लोकसभा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन करना चाहती है तो वो कर सकती है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन बस लोकसभा में ही हो सकता है, जिसमें कि अगर वो हो गया तो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ में रिजाइन करना पड़ता है। ज्यादा कुछ सजेशन दे सकती है, अब वो भी डिपेंड करता है लोकसभा पे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के। प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है प्राइम मिनिस्टर को। अब कोई भी जो मेजोरिटी पार्टी है या फिर कोई कोलिशन पार्टी है, उसके जो लीडर होते हैं उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करती है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाकी सारे मिनिस्टर्स को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं मेंबर्स पार्लियामेंट से जिसको वो मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, उसको कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें कि 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं जिसमें कि उनको डिफरेंट रैंक्स दिया जाता है। अब फर्स्ट आता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिसमें कि मेजर मिनिस्ट्रीज दिए जाते हैं जिसको कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिसमें कि मोस्टली मेजर मेजर मिनिस्ट्रीज दिए जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब मेजर मिनिस्ट्रीज दिए जाते हैं। उसके बाद आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, इसमें कि जो छोटे मोटे मिनिस्ट्रीज होते हैं ये सब उनको दिया जाता है। फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आते हैं जिसमें कि असिस्ट करने के लिए दिया जाता है। अब पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब जैसे कि ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है तो इनके पास बहुत अलग अलग टाइप के पावर्स होते हैं, जैसे कि वो ये चेयर करते हैं कैबिनेट मीटिंग्स को, ये चेयर करते हैं, इनका डिसीजन फाइनल डिसीजन माना जाता है। बाकी सारे मिनिस्टर्स इनके लीडरशिप पे काम करते हैं और ये सारे काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाकी सारे मिनिस्टर्स को। ऑल्सो हैज द पावर टू डिसमिस एनी मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट करते हैं तो उनके साथ साथ बाकी सारे जो मिनिस्टर है जिनको अपॉइंट किया गया था उनको भी साथ में क्विट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, जिसमें कि जिसके पास नॉमिनल पावर्स होते हैं, जैसे कि क्वीन ऑफ ब्रिटेन के पास होते हैं। अब प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है बाय एमपी और एमएलए, ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है इनके लिए। जो भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। अब कोई भी मेजर पॉलिसी लॉ नहीं बन सकता बिना उनके, और जो भी अपॉइंटमेंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट ही करती है, जैसे कि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं। ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज। अब ये सारे पावर यूज कर सकते हैं ओनली इफ द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब कोई भी बिल लॉ नहीं बनता, बट अगर इन केस बिल पसंद नहीं आता तो वो एडवाइस के लिए भेज सकती है पार्लियामेंट में वापस। बट अगर फिर वो सेम बिल वापस आए तो उनको साइन करना पड़ता है। अब इनके पास एक मेजर पावर होता है जो ये सही में यूज कर सकती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए है। अगर इन केस कोई भी पार्टी नहीं जीती, कोई मेजोरिटी पार्टी नहीं जीती, ना ही कोई कोलिशन पार्टी जीती, तब उस केस में प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकती है प्राइम मिनिस्टर को, बट उसके बाद उसको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। अब कंट्री के सारे लेवल्स के कोर्ट को मिला दिया जाए तो उसको कहते हैं जुडिशरी। अब इंडियन जुडिशरी में सबसे हाई पोजीशन पे आता है जो कि इंटायर नेशन के लिए है, वो है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आता है हाई कोर्ट जो कि स्टेट्स में होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि लोकल लेवल्स में होता है। अब इसमें जो भी डिस्प्यूट होता है वो सॉल्व किया जाता है। अब डिस्प्यूट कोई भी टाइप का हो सकता है, जैसे कि सिटीजन के बीच में हो, या फिर गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में हो, या फिर कोई स्टेट के बीच में हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट के बीच में हो। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है तो कोई भी गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे ये काम नहीं करती है, ये अपना फुल इंडिपेंडेंटली काम करती है। कि हमने ऑलरेडी देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सीनियर मोस्ट जजेस को अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस है और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना इतना इजी नहीं होता है, डिफिकल्ट होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना होता है। इसके लिए इम्पीचमेंट मोशन करना पड़ता है जिसमें कि दोनों हाउसेज में 2/3 मेंबर्स को एग्री करना पड़ता है इस चीज में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरप्रेट करे कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिकोड करे। और कोई भी अगर इनवैलिड लॉ जो कि इम्प्लीमेंट हुआ है या फिर
बना है तो उसको रिव्यू करे, जिसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, और उसको चेंज करे। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जो भी कोर वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन के, उस पर कोई चेंजेस ना आए, कोई पार्लियामेंट उस पर कोई चेंजेस ना करे, वो इंश्योर करती है सुप्रीम कोर्ट। So this is the end of the chapter. I hope you liked it and see you in the next one. Thank you. Thanks for watching.